हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम थर्मल फिजिक्स के बारे में पढ़ने वाले दोस्तों। इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा हीट एंड टेम्परेचर। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला जो टॉपिक है हीट, ऊष्मा क्या होती है। तो दोस्तों ऊष्मा एक ऊर्जा होती है जिसमें हम वस्तु की गर्माहट की अनुभूति होती है। सिंपली दोस्तों ऊष्मा देखिए, अगर हमें किसी वस्तु को छूते हैं और हमें गर्माहट या ठंडक की जो अनुभूति हो रही है, महसूस हो रहा है, उसे हम कहते हैं कि वहाँ पर ऊष्मा है या फिर ऊष्मा नहीं है। तो ऊष्मा की जो गर्माहट का एहसास है उसे ही हम ऊष्मा कह रहे हैं या गर्माहट। ठीक है, तो इसका मात्रक जो होता है वो कैलोरी, किलो कैलोरी अथवा जूल होता है। यहाँ पर एक मेजरमेंट दिया गया है दोस्तों, एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। इसे याद कर लीजिए, डेटा एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं कि ताप या टेम्परेचर किसे होता है। देखिए अक्सर दोस्तों ऊष्मा और ताप में लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊष्मा एक गर्माहट का एहसास है और उस ऊष्मा को हम जिस तरीके से नापते हैं उसे हम ताप कहते हैं। ठीक है, तो ताप की वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडक का जो मापन है उसे हम टेम्परेचर या फिर ताप कहते हैं। तो देखिए, तो जब दो वस्तुएं संपर्क में स्थित होती हैं तो ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि अगर एक बीकर में ज़्यादा पानी भरा हुआ है और एक बीकर में कम पानी भरा हुआ है, तो जो पानी का फ्लो है वो ज़्यादा किससे कम की ओर होता है। ठीक यही चीज़ होता है दोस्तों ऊष्मा या ऊर्जा के साथ भी। जो ऊष्मा जिस ओर ज़्यादा गर्म होती है, ज़्यादा गर्माहट होती है, वहाँ से वो ठंडी की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है। तो ये ऊष्मा का नेचर ही होता है, व्यवहार ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऊष्मा के तापमान को मापने के लिए हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, पायरोमीटर से सूर्य के ताप को मापा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि पायरोमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं। तो सूर्य के ताप को मापने के लिए हम पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने अभी देखा कि ऊष्मा और ताप क्या होता है, तो हमें ऊष्मा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जैसे जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो उसमें पहले हम देखते हैं कि ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन जिसे कहते हैं, क्या होता है। तो जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका ताप बढ़ने से उसके अनेक भौतिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। इनमें से एक महत्वपूर्ण प्रभाव है पदार्थ के आकार में वृद्धि हो जाना, यह और इसी को हम कहते हैं कि यह ऊष्मीय प्रसार हो जाता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब भी हम किसी वस्तु में, पदार्थ में ऊष्मा का संचरण करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो वहाँ पर उसके भौतिक गुणों में भी परिवर्तन होता है और साथ में रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। तो भौतिक गुणों में जब हम उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, जैसे ही हम किसी पदार्थ को गर्म हवा या फिर ऊष्मा प्रदान करते हैं तो उसके भौतिक गुण अर्थात उसके आकार, रंग, रूप में परिवर्तन होने लगता है। तो जब उसके आकार में परिवर्तन होता है तो समझ कहते हैं कि ऊष्मीय प्रसार हो रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस बीकर में जो पानी रखा है उसे हमने 70 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड में जो पानी का लेवल है बीकर में वो ए लेवल में है, सपोज ए लेवल में है। ठीक है, जैसे ही हम इसे 140 डिग्री की हीट देते हैं तो इसका धीरे धीरे प्रसार होने लगता है। इसके जो अणु हैं वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, फैलने लगते हैं। ठीक है, और तब इस बीकर में जो पानी का लेवल है वो बी पॉइंट तक पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, जब हम इसी बीकर को और अधिक ऊष्मा देते हैं, 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे गर्म करते हैं, तो यह पानी जो है उबलकर बीकर से बाहर आने की कोशिश करने लगता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जो पदार्थ के जो अणु हैं आपस में वो इतने अधिक गर्म हो जाते हैं और उनकी गतिज ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है कि वो एक दूसरे से बहुत अधिक दूर जाने की कोशिश करने लगते हैं। अर्थात उनके अणुओं में आपसी जो बंध होते हैं वो खुलकर एक दूसरे से प्रसारित होने लगते हैं, और यही कहा जा रहा है कि पदार्थ का ऊष्मीय प्रसार हो रहा है। तो जो प्रसार है दोस्तों ठोसों में सबसे कम होता है और गैसों में सर्वाधिक होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि ठोसों में जो होते हैं अणु जो है बहुत ही आपस में अच्छे से टाइटली कसे होते हैं या बंधे होते हैं। ठीक है, ठोसों की अगर हम बात करें सॉलिड में, तो उसके अणु हैं, जो कण हैं वो बहुत अच्छे से आपस में बंधे होते हैं। लिक्विड में क्या होता है दोस्तों, थोड़े दूर दूर पर होते हैं और उनके जो अणुओं के आपसी बंध होते हैं उतने अधिक कसे नहीं होते हैं। ठीक है, ये हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो
ठीक इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो गैसों में अणु होते हैं, गैसों के जो छोटे-छोटे कण और अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, वो और भी ज़्यादा एक दूसरे से मुक्त होते हैं, या फिर कहना चाहिए दूर-दूर होते हैं। उनमें बंध ना के बराबर होता है। इसलिए जैसे ही हम इसमें ऊष्मा, थोड़ी भी ऊष्मा देते हैं, तो इसका जो प्रसार है अणुओं का और अधिक और बहुत जल्दी होने लगता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो ऊष्मीय प्रसार है ठोसों में सबसे कम और गैसों में सर्वाधिक होता है। देखते हैं दोस्तों कि ऊष्मा में विशिष्ट ऊष्मा या फिर जिसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होती है। तो किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। कैसे दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये इस डायग्राम में बताया गया है कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। यहाँ पर 1 किलो ग्लास में एक कुछ पदार्थ रखा गया है जिसका टेम्परेचर, इसको हमने 125 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म कर रहे हैं। तब हमें अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड कितनी ज़रूरत पड़ रही है, 840 जूल हमें ज़रूरत पड़ रही है 25 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए। ठीक है, इसके बाद जब हम इसी अमाउंट ऑफ ग्लास, जो सपोज़ इसमें पानी ही भरा हुआ है, तो इस पानी को जब हम 25 डिग्री से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आने में दोस्तों जितनी अधिक अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है, सपोज़ 4200 जूल की आवश्यकता हमें टोटल हो रही है इसमें, जिसमें से 840 हमारा 25 डिग्री तक गर्म करने में लग चुका था। उसके बाद 840 के बाद से 4200 तक पहुंचने में जितनी एक्स्ट्रा जूल ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है, तो उसे ही हम कह रहे हैं कि विशिष्ट ऊष्मा है। 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने में जितनी एक्स्ट्रा ऊष्मा लग रही है, उसे हम कह रहे हैं कि वो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो एकांक द्रव्यमान में जब एकांक ताप की वृद्धि करना होता है, तो उस एकांक ताप वृद्धि के लिए जितनी आवश्यक ऊष्मा है, उसे हम उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको विशिष्ट ऊष्मा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं कि इसका जो मात्रक होता है विशिष्ट ऊष्मा का, वो होता है जूल प्रति किलो प्रति केल्विन होता है। ठीक है, उसके बाद जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो सबसे अधिक होती है। जी हाँ दोस्तों, जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है सबसे अधिक होती है। इसलिए जो जल है उसका यूज़ हम गर्म पानी की बोतलों आदि में करते हैं सिकाई के लिए। जो रोगियों को सिकाई की जाती है गर्म पानी की, वो इसलिए की जाती है कि जो जल होता है वो काफ़ी देर से गर्म होता है और काफ़ी देर तक गर्म रहता है, और जल जो है उसकी कॉस्ट भी कम होती है। इसलिए हम जो सिकाई करने के लिए जल का ही यूज़ करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं और किसी लिक्विड का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद ताप बढ़ने पर अधिकतर पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा जो है बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, लेटेंट हीट क्या किसे कहते हैं, देखते हैं। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस डायग्राम में बताया गया है, ये टेम्परेचर का ग्राफ है और यहाँ पर ये हीट सप्लाइड है। ठीक है दोस्तों, हीट सप्लाई और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाया गया है। जब हम ऊष्मा देते हैं किसी सॉलिड को, तो वो उसकी जो टेम्परेचर है वो एक पॉइंट तक बढ़ता जा रहा है, और इस पॉइंट पर आने के बाद जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। मतलब कि जो आइस है समझिए वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। तो जो जिस पॉइंट पर, जिस तापमान पर, जिस तापक्रम पर ये सॉलिड से लिक्विड में बदल जा रहा है, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। मतलब कि वो विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहलाता है इस सॉलिड की। इसके बाद जब हम इस लिक्विड को और अधिक ऊष्मा प्रदान करते हैं और अधिक गर्म करते हैं, तो इस पॉइंट पर आने तक जो लिक्विड है वो एक गैस में कन्वर्ट होने की कोशिश करने लगता है। तो इसी पॉइंट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। ठीक है दोस्तों, तो लेटेंट हीट या फिर गुप्त ऊष्मा क्या होती है, किसी पदार्थ की अवस्था सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस में परिवर्तित होने के लिए जितनी आवश्यकता होती है, जिस तापक्रम की आवश्यकता होती है, उसे ही हम उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कह देते हैं। आई होप दोस्तों से आपको कुछ समझ आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं ऊष्मा अंतरण या फिर हीट ट्रांसफ़र किसे कहते हैं। किसी अधिक गर्म पिंड से किसी अधिक ठंडे पिंड में ऊष्मा के परागमन को हम ऊष्मा का अंतरण कहते हैं। देखिए दोस्तों, ऊष्मा का जो ट्रांसफ़र हम पढ़ने की बात कर रहे हैं कि ऊष्मा का ट्रांसफ़र सिंपली हमें पता है कि अधिक ऊष्मा वाली वस्तु से कम ऊष्मा वाली या फिर ठंडे वस्तु की ओर जाती है। तो यही है हमारा ऊष्मा का जो संचरण है, उसे समझाने की कोशिश की जा रही दोस्तों। जो ऊष्मा का संचरण है वो कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन, इन 3 माध्यमों से होता है। जो ऊष्मा का संचरण दोस्तों वो 3 माध्यमों से होता है, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। चलिए देखते हैं कि क्या होता है कन्वेक्शन। पहला विधि हमारी चालन, जिसे कह रहे हैं कंडक्शन। ठीक है, तो चालन विधि में क्या होता है दोस्तों, चालन विधि में ऊष्मा का संचरण है एक अणु से दूसरे अणु की ओर होता है।
जब एक छड़ के सिरे को गर्म किया जाता है तो सिरे के अणु ऊष्मा पाकर कंपन करने लगते हैं, जिसके कारण पास स्थित अणु में भी ऊष्मा स्थानांतरित होने लगती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम हीट यहाँ पर इस पॉइंट पर इस छड़ को हीट दे रहे हैं तो यहाँ का जो अणु है पूरी तरह से जब गर्म हो जाएगा तो वो कंपित होने लगे। कंपित होने के बाद वो अपनी ऊष्मा को बाजू वाले अणु में ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरह से जब ये अणु पूर्णतः गर्म हो जाएगा, ऊष्मा प्राप्त कर लेगा, तो वह अपनी हीट को बाजू वाले अणुओं में इस तरह से ट्रांसफ़र करता जाएगा और इस तरह से जो छड़ है वो पूरी की पूरी गर्म हो जाएगी। तो यही जो विधि है दोस्तों, जिसमें अणु कंपित होकर अपने पास वाले अणु को ऊष्मा प्रदान कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं, ये चालन विधि या फिर कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसमिशन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी हमारी विधि है संवहन विधि। संवहन विधि का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दोस्तों पानी को गर्म करना। जिस तरह से इस बीकर में पानी को बॉईल किया जा रहा है, ये संवहन विधि का उदाहरण है। तो ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसके द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण तरल पदार्थों में होता है। संवहन के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कैसे दोस्तों? इसमें देखिए, जो नीचे का जो पानी है वो पहले गर्म होगा, ठीक है, जैसे कि हमें पता है। तो जैसे ही ये पानी नीचे के जो अणु गर्म हो जाएंगे, वो अपने स्थान को परिवर्तित कर लेंगे और वो ऊपर जाने की कोशिश करने लगेंगे, और जो ऊपर के ठंडे अणु हैं वो अपना स्थानांतरित परिवर्तित करके नीचे आने की कोशिश करेंगे ऊष्मा को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो रोटेशन है दोस्तों, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ये चलता रहता है, ये रोटेशन कहलाता है दोस्तों। इसी को हम कह रहे हैं संवहन विधि। यही संवहन विधि के द्वारा पूरा इस बीकर का जो पूरे पानी है वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, ये रोटेशन होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम संवहन विधि। नेक्स्ट होता है दोस्तों विकिरण विधि। विकिरण विधि का सबसे अच्छा एग्जाम्पल दोस्तों सूरज है। सूर्य के द्वारा क्या होता है, जो विकिरण है पृथ्वी तक पहुंचता है और पृथ्वी तक ऊष्मा प्राप्त करते हैं हम। तो विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण की एक ऐसी विधि है जिसमें ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से उत्सर्जित होने वाली विकिरणों को विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के द्वारा ही ये विकिरण हम तक पहुँचता है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल c = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से संचरित होती है। विकिरण के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण तीव्र गति से होता है। प्रत्येक गर्म वस्तु से अर्थात प्रत्येक उच्च ताप वाली वस्तु से ऊष्मा का उत्सर्जन विकिरणों के रूप में ही होता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जो तीनों चालन, संवहन और विकिरण में, इन तीनों में सबसे ज़्यादा अगर ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है तो वो विकिरण विधि के द्वारा हो रहा है। और विकिरण विधि एक ऐसी जिसमें हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसे ऐसे एग्जाम्पल से याद करिएगा दोस्तों कि जब सूर्य से पृथ्वी तक कोई निर्वात होता है, वहाँ पर कोई भी तरह का माध्यम नहीं होता है, लेकिन फिर भी सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा जो है वो पृथ्वी तक पहुँचती है। तो किसके द्वारा पहुँचती है? सूर्य से जो है पृथ्वी तक, ये विकिरणों के द्वारा पहुँचती है, विकिरणों के द्वारा पहुँचती है। इसलिए विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन चालन और संवहन में माध्यम की आवश्यकता होती है। आई होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ स्टडी विद स्मार्टनेस में, और फिर आगे मिलते हैं इसी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड और भी वीडियो और भी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।